आज की इस चर्चा में सीधे एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जो बहुत ही गहरा और अहम है। हम एक ऐसे प्राचीन पारिस्थितिकी तंत्र में गोता लगाने वाले हैं जहां सदियों पुरानी स्वदेशी जनजातियों का अस्तित्व सच में एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा है। मतलब ये एक ऐसी दुनिया है जो हमारी आधुनिक सभ्यता की नज़रों से काफ़ी हद तक छिपी हुई है, लेकिन यकीन मानिए पूरी दुनिया के लिए इसका महत्व बहुत बहुत बड़ा है। जरा सोचिए, एक ऐसा जंगल जो इतना घना है, इतना विशाल है कि सूरज की रोशनी तक जमीन को छूने के लिए तरस जाती है। इसीलिए इसे अक्सर भारत का अमेज़न कहा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे दक्षिण अमेरिका का अमेज़न पूरी दुनिया के फेफड़ों का काम करता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये सघन वन पूर्वी भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन रेखा है। ये सिर्फ एक बड़ा कार्बन सिंक ही नहीं है, बल्कि इस पूरे इलाके के जलचक्र को कंट्रोल करने में भी इसका एक बहुत बड़ा रोल है। तो चलिए इस रहस्य को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस अद्भुत जगह का नाम है सारंडा। क्या आपको पता है सारंडा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है 700 पहाड़ियों की भूमि। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में लगभग 900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये इलाका दरअसल एशिया का सबसे बड़ा साल का जंगल है। और अब बात करते हैं इस सारंडा के हृदय की। उस घनी कैनोपी के पार आखिर क्या है? इस सघन जंगल के भीतर मुख्य रूप से हो, मुंडा और उरांव जनजातियां निवास करती हैं। इन स्थानीय वनवासियों के लिए जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये जमीन महज भूगोल का कोई हिस्सा या सिर्फ पेड़ों का एक झुंड नहीं है। ये एक जीवित, सांस लेती हुई इकाई है जिसे वो अपना घर कहते हैं। उनकी पूरी जीवन शैली इसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इन जनजातियों का आध्यात्मिक जीवन और उनका वजूद दोनों इस जंगल से बिल्कुल अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। उनका तो ये भी मानना है कि ये जंगल सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि उनका आराध्य देवता है। उनके त्योहार, उनकी पूरी संस्कृति सीधे तौर पर इसी जंगल की मिट्टी से पनपती है। और हाँ, ये रिश्ता सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, बल्कि पूरी तरह से व्यवहारिक भी है। मुंडा और उरांव जनजातियों की रोजमर्रा की आजीविका सीधे इन्हीं जंगलों पर निर्भर करती है। वो पीढ़ियों से महुआ, कुसुम और साल के पत्ते इकट्ठा करते आ रहे हैं। यही वो प्राकृतिक संसाधन हैं जो उनके भोजन की जरूरतें पूरी करते हैं और उनकी सदियों पुरानी परंपराओं को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। लेकिन इस खूबसूरती के साथ साथ गहराई में कुछ खतरे भी छिपे हैं। ये एक काफी जोखिम भरा इकोसिस्टम है। देखिए, सारंडा बाहर से जितना सम्मोहक लगता है ना, इसके अंदर के खतरे उतने ही असली हैं। यहाँ का भूगोल इतना पेचीदा है कि बिना किसी स्थानीय गाइड के अंदर जाना मतलब सीधा सीधा दिशा भटकना और खतरे को बुलावा देना है। यहाँ उड़ने वाली छिपकलियों जैसे दुर्लभ जीवों से लेकर हाथियों के बड़े बड़े झुंड तक मौजूद हैं। और अगर हम इतिहास की बात करें तो अपनी इन्हीं दुर्गम पहाड़ियों और घनी गुफाओं के कारण ये इलाका नक्सली समूहों के लिए भी एक गढ़ रहा है, जिसने यहाँ हमेशा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां पैदा की हैं। और इन खतरों का एक बहुत बड़ा कारण यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र खुद है। दरअसल ये जंगल हाथियों का एक प्रमुख कॉरिडोर है। अब चूंकि ये प्राचीन वन्यजीव कॉरिडोर और इंसानों के रास्ते अक्सर एक ही जगह से होकर गुजरते हैं, तो जंगली जानवरों और इंसानों के बीच टकराव यहाँ के जीवन का एक बहुत ही स्वाभाविक लेकिन खतरनाक हिस्सा बन गया है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े संघर्ष पर, लौ अयस्क का संघर्ष। क्योंकि यह एक संसाधनों से बेहद समृद्ध भूमि है। इस घने जंगल की जमीन के ठीक नीचे एक बहुत बड़ा खजाना छिपा है, और वो है 26%। जी हां, पूरे भारत के कुल लौह अयस्क भंडार का लगभग 26% हिस्सा सीधे तौर पर इसी सारंडा वन प्रभाग के नीचे दबा हुआ है। और आधुनिक औद्योगिक दुनिया को इस संसाधन की कितनी सख्त जरूरत है, ये तो हम सब जानते ही हैं। और ये चीज बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाती है कि असल विवाद कहाँ है। एक तरफ स्थानीय आदिवासी हैं जिनके लिए ये जंगल एक पवित्र देवता और आजीविका का साधन है, और दूसरी तरफ है हमारा औद्योगिक क्षेत्र जो इसे 26% लौ अयस्क के एक बहुत ही मूल्यवान भंडार के रूप में देखता है। आस्था और औद्योगिकरण के बीच का ये बिल्कुल सीधा टकराव है। इन्हीं विशाल लौह भंडारों की वजह से ये क्षेत्र पिछले कई दशकों से तीव्र खनन गतिविधियों के निशाने पर रहा है। औद्योगिक घरानों से लेकर खनन माफियाओं तक की नजरें लगातार इस जमीन पर टिकी रही हैं, और जाहिर है इस लगातार दबाव के कारण यहाँ के पर्यावरण और यहाँ रहने वाली जनजातियों के जीवन पर एक बहुत ही गहरा नकारात्मक असर पड़ा है। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी तस्वीर बदल दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो इस संतुलन को वापस बहाल करने की कोशिश करता है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने झारखंड सरकार को साफ निर्देश दिया है कि वो सारंडा वन क्षेत्र के 31,468 हेक्टेयर हिस्से को आधिकारिक तौर पर एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित करे। जरा सोचिए, 31,000 हेक्टेयर से ज्यादा इस जंगल को बचाने के लिए यह सच में एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए देखते हैं कि ये सब कानूनी तौर पर कैसे लागू होता है। इसके 3 मुख्य कदम हैं। पहला, 1968 की तत्कालीन बिहार सरकार की उस अधिसूचना को बरकरार रखा गया है जिसमें इसे अभयारण्य घोषित किया गया था। दूसरा, इसे आधिकारिक वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा देना। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, संरक्षित क्षेत्र के 1 किलोमीटर के बफर जोन में किसी भी तरह के खनन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के भीतर खनन सख्त वर्जित है। पर्यावरण सुरक्षा के नियम हर हाल में लागू होने ही चाहिए। और इस फैसले का सीधा असर उन सभी कंपनियों के काम पर पड़ेगा जो अब तक इस इलाके में खुदाई कर रही थीं। तो इस फैसले के बाद सरांडा के लिए एक नई सुबह हुई है। यहाँ की प्राचीन जीवन शैली की रक्षा के लिए एक नई उम्मीद जगी है। खनन कार्यों पर यह रोक लगने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि हमारी स्वदेशी जनजातियों के वजूद को जैसे एक नया जीवन मिल गया है। इसका सीधा मतलब है कि हो, मुंडा और उरांव समुदायों की सांस्कृतिक परंपराएं बच जाएंगी और महुआ या साल के पत्तों पर जो उनकी रोजमर्रा की निर्भरता है वो अब सुरक्षित है। इस अहम फैसले से 700 पहाड़ियों की इस जादुई भूमि पर फिर से शांति लौट सकेगी। बस कल्पना करके देखिए, जिस जंगल में पहले बड़ी बड़ी मशीनों का शोर गूंजता था, वहां अब फिर से हाथियों की चिंगाड़ और साल के पत्तों की वो सुकून देने वाली सरसराहट वापस आ जाएगी। ये मानो प्रकृति का अपनी जमीन पर फिर से दावा करने जैसा है। आज की इस चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। सरंडा की ये कहानी सिर्फ एक जंगल के बारे में नहीं है, ये हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। आखिर हम औद्योगिक विकास की उस भूख और इन प्राचीन पारिस्थितिक व सांस्कृतिक अभयारण्यों के अस्तित्व के बीच एक सही संतुलन कैसे बना सकते हैं? क्या ये मुमकिन है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।